नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोमालियन सिविल वॉर के बारे में। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने सोमालिया में फिर से सैनिक तैनात करने का निर्णय ले लिया है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह निर्णय लिया कि सोमालिया, जहां से यूएस सैनिकों को 2 साल पहले वापस बुला लिया गया था, अब उन्हें फिर से रीडिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन इन सैनिकों की फिर से तैनाती क्यों करी जा रही है और सोमालियन सिविल वॉर का पूरा इतिहास क्या है, यह मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए यह केवल 1 सेकंड का कार्य है, लेकिन मेरे लिए यह मेरा डेली मनोबल बढ़ा देता है। तो पाथफाइंडर चैनल के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप इन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं और यहां पर अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजुअली 10% डिस्काउंट होता है, लेकिन इस वक्त 20% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। इसका आज ही फायदा उठाइए। ज्यादा जानकारी लेक्चर के अंत में। आइए अब सबसे पहले सोमालिया की लोकेशन देख लेते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो एरिया है जो लिटरली एक हॉर्न की तरह नजर आता है। ईस्टर्न अफ्रीका इज द ज्योग्राफिक रीजन। इसमें सोमालिया देश स्थित है। कैपिटल है मोगादिशु। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि ये देश कहना इसको शायद इतना सही होगा ही नहीं, क्योंकि काफी फ्रेगमेंटेड एरियाज में अलग अलग लोग यहां पर राज कर रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर यहां पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो इजिप्ट और ग्रीस की सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड थी। मिडीवल टाइम पीरियड तक आते आते यहां पर कई सल्तनत डेवलप हो जाती हैं और इन सल्तनत के द्वारा भारत और चाइना के साथ काफी व्यापार किया जाता है। इंडिया से ये टेक्सटाइल्स खरीदते थे और भारत यहां से आइवरी, वुड और ग्रेन का इंपोर्ट करता था। आइवरी एक बहुत मेजर इंपोर्ट था। हाथी दांत यहां से इंपोर्ट किया जाता था सोमालिया या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र से। फिर आ जाते हैं यूरोपियंस। तो पूरी दुनिया में ज्यादातर झगड़ों की फसाद ये यूरोपियन लोग ही हैं। तो कॉलोनियल इरा में यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन सभी के बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती है कि कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैक्सिमम एरिया कंट्रोल करेगा। तो इस लड़ाई में आधा एरिया ब्रिटेन के पास आ जाता है, कुछ एरिया इटली के पास आ जाता है। तो यहां पर एक इटालियन सोमाली लैंड और एक ब्रिटिश सोमाली लैंड। तो ये जो सोमालिया का एक एरिया था जो कल्चरली सोमालिया एग्जिस्ट करता था, वो 2 हिस्सों में यहां पर बढ़ जाता है, इटली और ब्रिटेन के बीच में। अब यूरोपियन कॉलोनियल पावर आए हैं तो ऑफकोर्स उस देश की दुर्गति तो होगी। तो यहां से भी सारी धन संपदा लूट कर ये ले गए अपने यूरोपियन देशों में। लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया गया और बहुत बुरी हालत कर दी थी 20th सेंचुरी की शुरुआत में सोमालिया के इन देशों ने। 1960 आते आते ब्रिटिश और इटालियन सोमाली लैंड के लोगों ने यह तय किया कि हमें आजाद होना है और हम यूनाइट होकर एक अलग देश बनाएंगे। तो सोमाली रिपब्लिक इन्होंने बनाया 1960 में। यहां पर एक सिविलियन गवर्नमेंट स्थापित होती है और कुछ समय के लिए यह देश एक हो जाता है। 1969 में इस यूनाइटेड सोमालिया के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद मिलिट्री पावर में आ जाती है, एक कू डेटा होता है। हालांकि कोई लड़ाई नहीं हुई, इट वाज अ ब्लडलेस कू, लेकिन यहां पर लंबे समय तक मिलिट्री शासन चलता है। देश का नाम बदलकर कर दिया जाता है सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। 1977 में इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले सोमालिया देश ने यह तय किया कि हम पड़ोसी देश इथियोपिया पर हमला करेंगे। हमले का कारण, इन्हें लगता था कि इथियोपिया का एक बहुत बड़ा एरिया सोमालिया का पार्ट था, तो इन्हें अपना अखंड सोमालिया चाहिए और इसीलिए इन्होंने हमला कर दिया इथियोपिया के बहुत बड़े एरिया पर। इथियोपिया ने मदद मांगी सोवियत यूनियन से, तो यूएसएसआर और क्यूबा इनकी मदद करते हैं। कोल्ड वॉर का समय था, इसीलिए ऑफकोर्स यूएसए सामने वाले देश की मदद करेगा, तो सोमालिया की मदद करी यूएस ने। तो एसडीआर इस तरह से यूएसए के साथ आ जाता है। यूएस यहां पर बहुत सारे हथियार सप्लाई करता है। सोमालिया वाज फ्लडेड विद वेपन्स एट दैट टाइम और इतने सारे हथियार आ गए थे कि इनकी आर्मी उस समय अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्मी बन गई थी। ना तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, ना ही आबादी के अनुसार, ना ही जीडीपी के अनुसार, लेकिन 1970s में, लेट 70s में इनके पास अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्मी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोमालिया एक ट्राइबल सोसाइटी है। यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब का एक अलग लीडर है। वो लीडर अपनी खुद की मिलिट्री या मिलिशिया बनाना चाहता है और ऐसे में ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्राइबल चीफटेन्स हैं, ट्राइबल मुखिया हैं, ये आपस में लड़ते हैं पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए, कंट्रोल के लिए। और कई सारे वॉरलॉर्ड फैक्शंस बन जाते हैं सोमालिया में और एक तरह से अराजकता फैलनी यहां पर शुरू हो जाती है। अब ये सब कुछ चल रहा था लेट 1980s में। अब 91 आते आते जो ब्रिटिश सोमाली लैंड वाला एरिया था, ये वाला, इसको लगता है कि इस सोमालिया वाले एरिया में जो इटालियन सोमाली लैंड था, वहां पर बहुत ज्यादा अराजकता फैल रही है, तो हम अपना अलग देश बना लेते हैं। तो ब्रिटिश सोमाली लैंड ने बगावत कर दी और कहा कि हमें तो अपना अलग देश बनाना है और इस तरह से
जो 1960 में देश बना था वो 91 में पूरी तरह से चरमरा जाता है। सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोलैप्सेस बिकॉज ऑफ द क्लैन बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स। तो यहाँ के लोग अलग सरकार बनाना चाह रहे हैं सोमालिया में, यहाँ अलग क्लैंस या अलग वॉरलॉर्ड्स लड़ाई लड़कर पावर चाह रहे हैं। इधर ये सोमालीलैंड कह रहा है कि हमें इस सब झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना अलग देश बनाने दो, वी वांट टू डेवलप बेटर देन यू। तो यहाँ पर पूरी तरह से देश टूट जाता है, अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। तो 91 में जब एसडीआर देश खत्म हो जाता है और सोमालीलैंड अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है, तो यहां पर शुरू होता है सोमाली सिविल वॉर। तो अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो इतने बड़े स्तर पर नहीं हो रही थी, लेकिन अब प्रॉपरली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है 91 में, बड़े स्तर पर हिंसक लड़ाई शुरू होती है और सोमालिया का गृह युद्ध चालू होता है। तो देखो लड़ाई तो 77 ऑनवर्ड्स चल रही है, लेकिन 91 के बाद इसका फेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें लड़ाई बढ़ जाती है, हिंसा बढ़ जाती है। कारण क्या था? सोमालीलैंड ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, हालांकि इसको किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सो दिस वाज नॉट एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। और इसी समय पंटलैंड नाम का जो ये एरिया है ये भी अपने आप को ऑटोनॉमस घोषित कर देता है। ये कहता है कि हमारी अपनी स्वायत्त सत्ता है, हमारा यहाँ मोगादिशु की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरह से देश 3 टुकड़ों में बंट चुका है। अब इसी केओस के बीच में यूनाइटेड नेशंस आता है। फाइनली यूएन की नींद खुलती है और यूएन कहता है कि हम आते हैं, प्रबंध करते हैं कुछ। तो इन्होंने क्या प्रबंध किया? पीस कीपिंग फोर्स का। तो दिस वाज द फर्स्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन इन सोमालिया। इसको कहते हैं UNOSOM-1। लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम रहा। इट वॉज कंप्लीटली इनइफेक्टिव, क्योंकि कहीं पर भी ये सीज फायर को लागू नहीं करवा सके। तो जब यूएन फेल हो जाता है तो उसी समय यूएस कहते हैं कि अरे सोवियत यूनियन खत्म कर दिया हमने, कोल्ड वॉर समाप्त कर दिया 1 साल पहले, सोमालिया क्या चीज है, इसको हम देख लेंगे, यूएन आप साइड में बैठिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है दुनिया को कि हम एक मल्टी नेशनल आर्मी यहां लेकर जाएंगे। तो वही अपने जो दोस्त हैं यूके, कनाडा, इन सबको कहा कि भैया भेजो थोड़ी थोड़ी आर्मी अपनी और चलते हैं हम सब सोमालिया। अमेरिका ने अपना ये प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। कायदे से यूएन का ये काम होता है कि देश में सिविल वॉर को समाप्त कराए, रुकवाए, लेकिन यहां पर यूएस के सामने सिक्योरिटी काउंसिल झुक जाती है और अमेरिका को यह पावर देती है कि आपको जो करना है जाकर करिए। याद रखना, पीस कीपिंग फोर्स के पास में ये पावर नहीं होती कि वो जाकर किसी से लड़ाई शुरू कर दे। पीस कीपिंग फोर्स का एक ही काम होता है कि अगर कोई 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 फैक्शंस फाइट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में शांति बरकरार रहे। वो किसी दूसरे पर हमला नहीं कर सकता, हाँ केवल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गोली चलाई जा सकती है। लेकिन यूएसए को तो अथॉरिटी दे दी गई कि आपको जो फोर्स इस्तेमाल करनी है आप करिए, ऑल नेसेसरी मीन्स, उससे आप शांति बनाए रखिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक टास्क फोर्स गठित किया, यूनाइटेड टास्क फोर्स, जिसमें यूएस और उसके कुछ मित्र राष्ट्र के सैनिक शामिल थे, और इन्हें भेज दिया जाता है सोमालिया। अब ये वो समय है जब सोमालिया में इलीगल हथियारों की सप्लाई अपने चरम पर थी। सोमालिया में जितने भी वॉरलॉर्ड हैं वो सोवियत यूनियन से या अन्य जिस देश से उन्हें हथियार मिल रहे थे वो खरीद रहे थे। और याद रखो कि 91 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो दुनिया में ब्लैक मार्केट में हथियारों की एक बहुत बड़ी सप्लाई आ चुकी थी। डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। राइफल खरीदना बहुत सस्ता हो गया था, पुराने हथियार, राइफल्स, मिसाइल्स। इनफैक्ट ये भी डर था कि कहीं न्यूक्लियर हथियार सोवियत यूनियन के पुराने आतंकवादियों के हाथ में ना लग जाएं। तो ये 1991 से लेकर 95 का जो समय है दुनिया में, इस समय ब्लैक मार्केट में हथियार बहुत आसानी से मिल रहे थे और सोमालिया के भी कई लोगों ने यही हथियार खरीदे और सस्ते हथियार थे। बहुत सारे हथियार सोमालिया में आते हैं और गृह युद्ध बढ़ता जाता है। अब यूएस आया तो था शांति करवाने, लेकिन यूएस की जो रेगुलर प्रॉब्लम है हर देश में वो यहां भी शुरू हो जाती है। ये सिविलियंस को मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सिविलियंस इनसे नफरत करने लगते हैं। आए तब तो सिविलियंस ने स्वागत किया था, 6 महीना साल भर सब बढ़िया रहा, लेकिन धीरे धीरे जब यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस में सिविलियंस मरने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में सोमालिया की जनता इनसे नाराज हो जाती है। कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे मोगादिशु के एक हॉस्पिटल पे इन्होंने हमला कर दिया, उसमें 34 लोग मारे गए थे। 1993 आते आते जनता इनसे बहुत नाराज है। इसी माहौल में मोगादिशु शहर में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया और यहां पर लोगों ने अमेरिकन सोल्जर्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा और उसके लाइव वीडियो टेलीकास्ट हुए थे। अमेरिका में CNN जैसे न्यूज चैनल्स उस समय लाइव टेलीकास्ट करने लग गए थे। तो ये वही वक्त था, बेसिकली इराक वॉर में पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ था युद्ध का, उसके पहले लाइव टेलीकास्ट कभी नहीं होता था। तो ये सोमालियन वॉर में जो घटना हुई थी जिसमें मोगादिशु की सड़कों पर अमेरिकी सैनिक दौड़ रहे हैं और सोमालियन लोग उन्हें पत्थर मार रहे हैं, जो वहां पर वॉर लॉर्ड्स वाले लोग हैं जो बंदूकें लेकर घूम रहे हैं वो उन्हें गोलियां मार रहे हैं। 19 अमेरिकी सोल्जर इस पूरे हमले में मारे जाते हैं और इसी पर एक बहुत फेमस मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी हो तो, ब्लैक हॉक डाउन। इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इस घटना का वो। तो यहां पर 19 अमेरिकी सोल्जर्स को लाइव टेलीविजन पर जब मरते हुए जनता ने देखा यूएस में, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से, सरकार से सवाल पूछा कि हम कर क्या रहे हैं सोमालिया में।
अमेरिका में आधे लोग तो सोमालिया को मैप पर बता भी नहीं सकते कि ये कहां पर स्थित है, और वहां पर हमारे आर्मी, हमारी सोल्जर्स वहां क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग देयर, हमारा टैक्स पेयर का पैसा क्यों वहां पर लग रहा है, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो इस हमले में डिस्ट्रॉय हो गए थे, ये क्यों हम सोमालिया में बर्बाद कर रहे हैं। जनता का गुस्सा देखते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सभी सैनिकों को फिर से वापस बुला लिया 94 में, और यूएस के वापस आने के बाद यूएन मोर्चा संभालता है। 2 साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फिर से पीस कीपिंग मिशन भेजा गया। सो दिस वाज द सेकंड पीस कीपिंग मिशन। और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि यहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देश इस पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा थे, यानी कि इन तीनों ही देशों के सैनिक एक साथ यहां पर ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि ये पीस कीपिंग एफर्ट्स भी पूरी तरह फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली यूएन भी यहां से 95 में विड्रॉ कर जाता है। अब इसका एक ही पॉजिटिव साइड इफेक्ट आया यूएन के वहां होने का, कि जितने भी वॉरलॉर्ड्स थे वो बातचीत करने को राजी हो गए, क्योंकि वो खुद भी 10-15 साल से लड़ लड़कर परेशान हो गए थे, तो वो बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं। अभी तक तो उन्होंने बातचीत भी नहीं करी थी। 97 में बातचीत शुरू होती है, लड़ाई कम होती है, लेकिन बात करते करते इन्हें सन 2000 यानी कि 4 साल हो जाते हैं। उसके बाद भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन पाती, और ये वो समय है जब सोमालिया में एक्चुअली में एनार्की थी। एनार्की का लिटरल मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट। सो देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सोमालिया एट दैट टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से केओस है, केओस नहीं था, अफरा तफरी नहीं थी। कुछ लोग थे, कुछ चंद लोग, कुछ अमीर लोग थे, कोई बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स थे जो सोमालिया को चला रहे थे, जैसे तैसे चला रहे थे, लेकिन पूरे देश में उनका कंट्रोल नहीं था। 2000 में उन्होंने एक टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्थापित करी, ये फेल हो जाती है। 2004 में ट्रांजिशनल फेडरल गवर्नमेंट, TFG इसका नाम था, ये फिर से स्थापित करी जाती है। इसने कोशिश करी कि सोमालिया की एक प्रॉपर आर्मी हो, वॉरलॉर्ड आर्मी नहीं, देश की आर्मी बनाई जाए और कई शहरों पर अपना कब्जा भी जमाया जाए, लेकिन ये भी फेल हो जाते हैं। केवल चंद शहरों पर ही अपना कंट्रोल जमा पाए थे, उसके अलावा इनके पास कोई असली ताकत या असली पैसा नहीं था, टैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं था, तो ये सरकार भी एक तरह से फेल हो जाती है। सन 2005 में ये सारे ट्राइबल मुखिया फिर से लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। 7-8 सालों से शांत बैठे थे, लेकिन अब ये फिर से वॉर स्टार्ट करते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टेम्पररी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाने की कोशिशें करी गई थी वो विफल हो चुकी थी। लेकिन इस फेज में एक नया डेवलपमेंट होता है। 2005 में यहां पर एक ग्रुप उभर कर आता है जिसका नाम था इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन, और ये एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला संगठन था। तो यूएस को लगता है कि अब अगर हम यहां पर फिर से एंटर नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, और यूएस उस समय क्या चला रहा था पूरी दुनिया में, वॉर ऑन टेरर। तो वॉर ऑन टेरर का बहाना बनाकर फिर से सोमालिया में यूएस एंट्री करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट नहीं करी। तो यूएस ने कहा कि इथियोपिया को कि आप जाओ ना, आप इंटरवीन करो, आप अफ्रीकन यूनियन में थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी प्ले करो और ये कहो कि पड़ोसी देश में हम शांति करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी मिलिट्री को भेजिए। और इस मिलिट्री को पूरा समर्थन हासिल था अमेरिका का। इथियोपिया की मिलिट्री कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रही, और ये जो टेम्परेरी सरकार इन्होंने बनाई थी, इस सरकार को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, ये कई दक्षिणी इलाकों पर अपना कंट्रोल जमा लेती है, और इस्लामिक कोर्ट यूनियन अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। तो इसको इन्होंने खदेड़ने की कोशिश करी, तो ये छोटे छोटे स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशंस में बट गया। काफी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने, उनमें से एक था अल शबाब, और ये अल शबाब अगले 10 साल तक सोमालिया में सबसे बड़े संगठन के रूप में, मोस्ट रेडिकल ग्रुप के रूप में उभरेगा। तो अल शबाब, जिसने काफी बॉम्बिंग्स इथियोपिया जैसे देशों में, केन्या जैसे देशों में भी करी है, तो ये अल शबाब संगठन यहां से इस्लामिक कोर्ट यूनियन के ब्रेकअप से उभरता है। सन 2007 में यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हिंसा काफी बढ़ गई है, सोमालिया फिर से अराजकता की तरफ जा रहा है, तो पीस कीपिंग फोर्स भेजने का टाइम आ गया है। लेकिन इस बार ये अपने पीस कीपर्स नहीं भेजते, अफ्रीकन यूनियन को धक्का देते हैं, अफ्रीकन यूनियन को नींद से जगाते हैं कि अरे भैया देखिए आपके कॉन्टिनेंट पर क्या हो रहा है, अफ्रीकन यूनियन सोमालिया को शांत करो, आप सब देश मिलकर क्यों ना एक पीस कीपिंग फोर्स अपनी ही भेज दो। तो अफ्रीकन यूनियन ने अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी सोमालिया में, और इसका मेन मकसद था अल शबाब को काउंटर करना, क्योंकि अल शबाब अभी काफी पावरफुल हो चुका है। तो ये सभी देश अपनी आर्मी भेजते हैं, लेकिन फिर से बैकडोर एंट्री हो जाती है यूएस की। तो देखिए, इनमें से कई अफ्रीकन कंट्रीज को यूएस पीछे से सपोर्ट कर रहा था, हथियारों के मामले में, आर्मी को ट्रेनिंग देने के मामले में। तो यूएस का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड फेज है, पहले वो 90s में थे, अब ये 2005 के बाद भी इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सोमालिया के लोग अभी भी यूएस को भूले नहीं थे, नाराज थे। इन्हें याद था 90s में क्या हुआ था जब यूएस के सैनिक यहां आए थे। तो इस बार इन्होंने इनडायरेक्ट तरीका अपनाया। क्या तरीका? हवाई जहाज से बम गिराओ, एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, ये गिरानी शुरू करी। तो इस बार अमेरिका के सैनिक सोमालिया की धरती पर नहीं है, लेकिन ड्रोन से और हवाई जहाजों से बम गिराए जा रहे हैं। नतीजा तो वही निकलेगा, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये ड्रोन स्ट्राइक सोमालिया की इतनी इनएक्यूरेट थी कि इसमें बड़ी संख्या में सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं। 2012 आते आते ये वॉरलॉर्ड्स फिर से आपस में समझौता करते हैं और देश में एक संविधान बनाया जाता है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नया देश बनाने की ये लोग
कोशिश करते हैं फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। तो एज ऑफ राइट नाउ 2022 पिछले 10 साल से यही देश का नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। ये यूएन का भी मेंबर है, तो यूएन इसे रिकॉग्नाइज करता है। सोमालीलैंड को नहीं रिकॉग्नाइज करते थे, इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इस फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया के पास भी कितना कंट्रोल है? इसके पास भी ज्यादा कंट्रोल नहीं है, केवल देश का दक्षिणी हिस्सा इसके कंट्रोल में है। वो सोमालीलैंड वाला जो एरिया है उसमें आज भी इनका कंट्रोल मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको लग रहा होगा कि अफगानिस्तान की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी ऐसा ही था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अमेरिका के द्वारा बैक्ड थी, वो 30% एरिया पर कंट्रोल करती थी और बाकी पर तालिबान का कब्जा हो गया था इन द मिड 2010। यहां पर भी यही होता है कि ये जो 2012 में सरकार बनी थी, इसे यूएस का समर्थन हासिल था और यूएस के समर्थन से ये देश बन तो गया, लेकिन अगेन इसके पास पूरे देश में कंट्रोल नहीं है। अब ये वो समय था 2007-8 के बाद वाला, जब सोमालिया में पायरेसी बढ़ जाती है। तो हुआ ये कि गरीबी बहुत ज्यादा है और लंबी तट रेखा है इंडियन ओशन की, गल्फ ऑफ एडन में। यहां से बहुत हैवी कंटेनर ट्रैफिक जाता है, चाइना से जितनी भी शिपिंग होती है यूरोप को, वो सब यहीं से होकर जाती है। तो यहाँ कोस्टल एरियाज में रहने वाले गरीब सोमाली लोगों ने हथियार उठा लिया। उनको लगा कि सबसे आसान तरीका क्या है पैसा कमाने का, बंदूक उठाओ, बड़े बड़े जहाजों को किडनैप कर लो, जहाज कंपनी को बोलो कि आपने पैसा नहीं दिया तो आपके कर्मचारियों को गोली मार देंगे। जहाज वाली कंपनियां खुशी खुशी इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर कर देती थी, कैश में दिया जाता था इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सोमालिया में पायरेसी 2008 के बाद लगातार बढ़ गई बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स एंड पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और हथियार बहुत ही आसानी से उपलब्ध थे। तो कई सोमालियंस ने पायरेसी को अपना करियर बना लिया। इट वॉज लिटरली लाइक अ करियर ऑप्शन फॉर द कोस्टल सोमाली पीपल। इस पायरेसी से निपटने के लिए कई देशों ने अपनी नेवी भेजी, जिसमें भारत की नेवी भी शामिल थी और काफी सक्सेसफुल भी रही थी इंडियन नेवी यहाँ पर। बहरहाल 2007 से 2020 के बीच में यूएसए की मिलिट्री स्ट्राइक्स यहाँ पर कंटिन्यूसली जारी रहती हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। याद रखिए, अभी भी इनके सैनिक ग्राउंड पर तैनात नहीं है। हाँ, इनके कुछ मिलिट्री बेस है, वहां पर ये बैठे रहते हैं और वहां से ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं या फिर हवाई जहाजों के माध्यम से बम गिराते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें कितने सिविलियन मारे जा रहे हैं। ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो सिविलियंस को मार रही थी। दीज वेर वेरी इनएक्यूरेट स्ट्राइक्स। इनफैक्ट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इनएक्यूरेट ड्रोन स्ट्राइक्स जो यूएस ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी करी हैं। आपको लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की इनकी ड्रोन स्ट्राइक्स में सिविलियन मारे गए? सोमालिया के आंकड़े देखिए आप। सोमालिया में यूएस एयर स्ट्राइक्स की संख्या भी बढ़ती गई 2014-15 के बाद और सिविलियंस की कैजुअलिटी भी बढ़ती जा रही है। कितने लोग मारे जा रहे हैं? 300-400 लोग मारे जा रहे हैं ड्रोन स्ट्राइक्स में। एंड दीज आर सिविलियंस, माइंड यू, दीज आर नॉट इवन टेररिस्ट। ड्रोन स्ट्राइक्स के अलावा अमेरिका एक और रणनीति अपना रहा था। जो भी वॉरलॉर्ड या ट्राइबल मुखिया उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने को तैयार था, उसे हथियार मुहैया करवाए जा रहे थे। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये हथियार सारे अल्टीमेटली अल शबाब के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि ये जो ट्राइबल आर्मीज थी ये इतनी ट्रेन नहीं थी। अल शबाब के जो फाइटर्स थे वो बहुत ही हार्ड फाइटर्स थे, उनको हराकर हथियार लूट लेते थे, या फिर कई बार ये ट्राइबल चीफ ही अल शबाब को हथियार बेच देते थे ब्लैक मार्केट में, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था। तो कुल मिलाकर अल शबाब के पास बहुत सारे हथियार लगातार आते रहते हैं। तो 2019 में जब मैक्सिमम ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, उसी साल अल शबाब का सबसे ज्यादा कहर सोमालिया में देखा गया था। तो इसको ये सॉल्व ही नहीं कर पाए प्रॉब्लम को। जस्ट लाइक तालिबान 15 साल तक ये यहाँ पर बम गिराते रहे, पैसा देते रहे, ट्राइबल चीफ्स को सपोर्ट करते रहे, बट अल्टीमेटली आतंकवाद को ये सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर जो अल शबाब की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो देश को कब्जा करना चाहते थे, उन्हें ये नहीं रोक पाए। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि समय आ गया है अमेरिकी सैनिकों को और मिलिट्री ऑपरेशंस को यहाँ पर बंद करने का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते आखिरी वन ऑफ द लास्ट ऑर्डर्स जो उन्होंने दिया अपनी प्रेसिडेंसी में, वो यही था कि सोमालिया से अमेरिकी ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाए। 1 महीने के अंदर अंदर सारी ट्रूप्स विड्रॉ हो गई थी। तो जिस दिन जो बाइडन राष्ट्रपति बने थे, आई थिंक 17 या 18 जनवरी को ही उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन सोमालिया से सारे ट्रूप्स यूएस के विड्रॉ हो चुके थे। तो अब 1.5 साल बाद इन यूएस के सैनिकों को डिप्लॉय क्यों किया जा रहा है? कुछ ही दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति के समक्ष ये डिमांड रखी कि आप यूएस ट्रूप्स को फिर से सोमालिया भेजिए, कारण हमें यूएस मिलिट्री प्रेजेंस फिर से वहां पर लागू करना है। यूएस की आर्मी वहां पर मौजूद रहेगी, तभी अल शबाब जैसे संगठनों से हम लड़ सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। इसीलिए हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। तो अभी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 450 सैनिकों की तैनाती को ओके कर दिया है। ऑर्डर साइन हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में अमेरिकी सैनिक फिर से सोमालिया पहुंच जाएंगे। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आया कि अचानक अभी ऐसा क्या हुआ कि सैनिकों की जरूरत पड़ गई? तो इसके पीछे एक बहुत ही पॉलिटिकल रीजन है। फरवरी 2022 के महीने में अमेरिका की सरकार ने सोमालिया के एक मंत्री के साथ डील करी कि आप हमें ऑयल ड्रिलिंग का परमिशन दे दीजिए, यानी कि अमेरिकी कंपनियां सोमालिया में तेल का खनन कर सकती हैं, इसकी परमिशन दे दी जाए। मंत्री ने परमिशन दे भी दी, लेकिन जैसे ही ये डील पब्लिक हुई
सोमालिया के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, ये डील हम अलाउ नहीं करेंगे, इसे कंप्लीटली हम कैंसिल कर रहे हैं। ये बात थी फरवरी 2022 के महीने की। तो इसके बाद एक चुनाव होता है सोमालिया में, और ये चुनाव अभी हुआ है कुछ ही दिन पहले, और इसमें केवल 327 लोगों ने वोट दिया, बिकॉज दिस वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें केवल पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स वोट करते हैं। तो जैसे हमारे देश में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा के मेंबर्स का या राष्ट्रपति का, ये कुछ उस तरह का चुनाव था। लेकिन एक नया एग्जीक्यूटिव हेड सोमालिया में चुना गया, एक नया राष्ट्रपति चुना गया। हसन शेख मोहम्मद हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट। अब ये वही प्रेसिडेंट हैं जो 2012 में भी प्रेसिडेंट बने थे, और उस सरकार को भी यूएस का समर्थन हासिल था। तो 2012 से 17 के बीच में भी यही प्रेसिडेंट थे, और इसी समय यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स लगातार बढ़ती गई थी। तो इनको राष्ट्रपति बनाकर यूएस बड़ा खुश हुआ। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया था, जबकि सोमालिया जैसे देशों के लिए जनरली ये इस तरह के मैसेज करते नहीं है, ट्विटर वगैरह पे पब्लिकली बधाई नहीं देते हैं, बड़े बड़े देशों को देते हैं, लेकिन सोमालिया के लिए इन्होंने ये बधाई दी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि क्यों यूएस यहां पर इंटरेस्टेड है। रीजन नंबर 1 इज ऑयल। तो सोमालिया की जो तट रेखा है उसके आसपास ऑफशोर ड्रिलिंग का भी अभी बहुत सारा चांस है, बहुत सारा वहां पर स्कोप है, और वहां पर कोई कंपनी अभी ऑपरेट नहीं कर रही है। एक और कारण यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है। तो यूएस के वेपन्स ये सरकारें खरीदेंगी, सोमालिया को प्रेशराइज किया जाएगा कि आप हथियार खरीदिए, और इससे फायदा किसका है? यूएस इकोनॉमी का, यूएस कंपनीज का। आप देखिए लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनीज 50 बिलियन, 33 बिलियन, इतना ज्यादा इनका सेल्स है। ये 2019 के आंकड़े हैं बाय द वे। ओके, तो यूएस को फायदा ही फायदा है, पांचों उंगलियां उनकी घी में है। और यूएस के कई मिलिट्री बेस भी हैं सोमालिया में, ये भी एक रीजन है। तो अफ्रीका के कई देशों में इनके मिलिट्री बेस हैं, 36 मिलिट्री बेस हैं अफ्रीका में यूएस के, 36। और ये तो वो हैं जो इन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किए हुए हैं। कई सारे सीक्रेट मिलिट्री बेस भी होते हैं। तो यहां पर आप देखिए सोमालिया में इनके कितने सारे बेस हैं, कम से कम 5-6 बेस तो इनके सोमालिया में भी हैं। तो यूएस इकलौता ऐसा देश है जो अपने मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करता है और कहता है कि हम शांति बनाने के लिए गए हैं, लेकिन उस देश में कभी शांति नहीं होती, वहां पर लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं होती। ये सारे देशों में कहीं ना कहीं सिविल वॉर या छुटपुट हिंसा आज भी चल रही है, और लगभग 30-40 सालों से चल रही है। तो ये काफी अनोखी बात है। और जहां तक यूएस पॉलिटिक्स की बात है, तो देखिए जब अपोजिशन में कोई भी पार्टी होती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक हो, वो सभी यही कहते हैं कि हम इन लड़ाइयों को समाप्त करेंगे, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो उसका उलट कर देते हैं, ठीक उल्टा कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते तो 4 साल में कभी भी वाइंड डाउन कर सकते थे सोमालियन ऑपरेशन को, लेकिन जाते जाते उन्होंने काम किया। जो बाइडेन ने कहा था कि मैं इन लड़ाइयों में कभी शामिल नहीं करूंगा यूएस को, उन्होंने 1.5 साल बाद सोमालिया में सैनिक भेज दिए। सो बोथ द पार्टीज आर मोर और लेस सेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस को अपने वॉर क्राइम्स के लिए कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। यूएस ने बहुत सारे युद्ध अपराध किए हैं, दे हैव कमिटेड लॉट्स ऑफ वॉर क्राइम्स, बट कभी भी उनके सैनिकों के खिलाफ, आर्मी जनरल्स के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं चला। क्यों नहीं चला, इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स कोर्स फॉर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑनगोइंग है। इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है सैटरडे को, डू ज्वाइन दिस। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को। इसमें हिस्सा लेकर आप बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस जैसे कि लैपटॉप्स, आईपैड, मैकबुक एयर, सैमसंग मोबाइल जीत सकते हैं। अमेजॉन के बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स भी हैं अप टू ₹10,000। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप जीत पाएंगे, और आपको यूपीएससी का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो देखिए यूपीएससी के कोर्स को अवेल करके आप देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। तो कॉम्बैट में केवल एक टेस्ट को अच्छा करके आपको देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा, कोई फीस नहीं देनी होगी। अनअकैडमी चूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, और अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए, रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए कोर्स को परचेस करते हैं। तो देखिए 1 ईयर का कोर्स आपको 49,300 रुपीज में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको जीएस, ऑप्शनल, सीसैट सबकी तैयारी करवा देता है। कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए स्पेशल सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। ईएमआई पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीएसई एश्योर के तहत 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर आपको एडिशनल हमारी तरफ से वैलिडिटी फ्री दी जाएगी इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के, तो इससे पहले इसे अवेल कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर लो, कभी भी कॉल कर लो। अगर कोई फोन नहीं भी उठाता तो आपको कॉल बैक आ जाएगा 7825860095। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज शाम को 5 बजे सैटरडे को चलती है, इसमें हिस्सा जरूर लें। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आने वाला है रविवार को, ऑफलाइन भी होगा ये 5 शहरों में, तो जयपुर में भी होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।